जब आप टमाटर की खेती बगैर तार के बगैर बांस के करते हैं तो वैसे में आपका जो लागत है वह पूर्ण रूप से आधे से भी कम हो जाता है किसान साथी। ज़्यादातर जो लागत है वह बांस के ऊपर लगता है। बांस एक बांस जो है 20 से 22 रुपये मिलता है। तार लगता है और जो रस्सी है और जो बंधाई में जो लगने वाला जो लेबर कॉस्ट है वही सबसे ज़्यादा जो महंगा खेती टमाटर की खेती को बनाता है किसान साथियों। तो अगर आप इन सब को हटा देते हैं तो आपका जो लागत है वह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और लागत जब कम हो जाता है तो प्रॉफिट की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है और जो लॉस की जो संभावना है वह कम हो जाती है, क्योंकि कम रेट पर भी जो है आप एक बेहतर प्रॉफिट उससे कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पर जो है किसान साथियों अगर बगैर तार बांस के साथ करते हैं तो आपको आगे जो है बारिश भी उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, तो स्प्रे का भी जो खर्च है वह कम लगने वाला है। बरसात पर ही ज़्यादा जो रोग वगैरह है वह आता है। तो वैसे में जो है किसान साथियों आपका जो लागत है वह पूर्ण रूप से आप यह कह सकते हैं सबसे सस्ती जो खेती होती है उन पर आप जो है टमाटर को भी ले सकते हैं यहाँ से आप आगे तक। तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम पूरा डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं कि आप बगैर तार बांस के साथ किस तरीके से टमाटर की खेती कर एक बेहतरीन प्रोडक्शन और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी। बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किस तरीके से आपको जो बेड है उसकी तैयारी करना होता है किसान साथियों। तो सबसे पहले आपको 1 से 2 बार गहरी जोताई करा लेनी चाहिए। गहरी जोताई कराने के बाद जो है किसान साथियों आप एक बार रोटावेटर चला सकते हैं। भूमि को इस तरीके से समतल करना है किसान साथियों जिस तरीके से पानी जो है मान के चलो एकदम सपाट नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आगे आपको जो है सिंचाई भी करना है। अगर आप फ्लड इरिगेशन से कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं तो फिर तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ढलान को लेकर किसान साथियों। अब जो है क्यारी आप बना सकते हैं किसान साथियों। तो क्यारी आपको किस तरीके से बनाना है, तो आपको जो है किसान साथियों जिस तरीके से हम खरबूजा की खेती के लिए क्यारी बनाते हैं 5-6 फीट का, उस तरीके से आपको 5 फीट का आपको जो क्यारी है वह बनाना है। और जो 2 फीट का आपको जो नाली है वह रखना है। 2 से 2.5 फीट आप नाली रख सकते हैं और 5 फीट आप जो क्यारी है उसको रख सकते हैं। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं किसान साथियों, लेकिन 5 फीट बहुत ही सटीक बैठता है, आप उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। इस तरीके से जो है किसान साथियों आप जो खेत की तैयारी है वह कर सकते हैं। खेत की तैयारी के बाद किसान साथियों बेसल भरना उसमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसल में आप क्या डाल सकते हैं, बेसल ही होता है जो है किसान साथियों जो कि आगे आप कितना प्रोडक्शन निकालने वाले हैं वह निर्धारित करता है। तो बेसल मैं तो हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि आप जैविक तरीके से ही करें। आप जो है वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर आप जो गोबर की खाद है वह 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है गोबर की खाद किसान साथियों। आप 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद ले सकते हैं और साथ में जो ऑर्गेनिक राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है किसान साथियों उसको आप जो है 50 केजी से लेकर 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। साथ में आप गोबर खाद दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और जो बेड है उस पर आप जो है डाल सकते हैं किसान साथियों। आप देखेंगे कि आपको आगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। राइजिंग खाद ऐसा नहीं है किसान साथियों आप बेसल में ही डाल सकते हैं, लेकिन बेसल में सबसे बेस्ट जो रिजल्ट है वह देखने को मिला है अभी तक। हालांकि आप जो राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको कोई भी स्टेज में डाल सकते हैं, फ्लावरिंग फ्रूट से स्टेज पर, हार्वेस्टिंग स्टेज पर, आप कोई भी स्टेज पर जो है डाल सकते हैं। आपको रिजल्ट एक बेहतरीन ही मिलने वाला है। क्योंकि किसान साथियों हर स्टेज पर हम इसको क्यों डाल सकते हैं उसका भी रीज़न है। इसमें जो है प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स है, एनपीके जो मुख्य पोषक तत्व होता है वह, सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स होता है किसान साथियों वह पूर्ण रूप से इसमें उपस्थित होता है। और साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी जो आवश्यकता है, हालांकि फसल को बहुत ही कम रहती है लेकिन उसकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है किसान साथियों फल फूल के स्टेज पर। इस वजह से किसान साथियों आप जो राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको आपको डालना ही चाहिए। ऑल इन वन कॉम्बो होता है किसान साथियों, सभी प्रकार का जो पोषक तत्व है वह इसमें उपस्थित होता है, जिस वजह से जो राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वह सब खादों से खास बनाता है। तो इस वजह से आप इस तरीके से जो राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक खाद है उसको ले सकते हैं। साथ में आप जो गोबर की खाद है उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो कुछ मात्रा आप जो है एसएसपी का रख सकते हैं किसान साथियों, नहीं भी डालते हैं फिर भी चल जाता है, लेकिन आप कुछ मात्रा एसएसपी का डाल सकते हैं। इस तरीके से आप जो बेसल है वह भर सकते हैं। बेसल भरने के बाद किसान साथियों वैरायटी के ऊपर बात करें तो वैरायटी बहुत ही सारी है। मार्केट में हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था जिसमें टॉप 5 वैरायटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा।
बीज की अगर हम बात करें किसान साथियों तो 40 से 50 ग्राम के आसपास आपको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगने वाला है। अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन तक आपका जो नर्सरी है वह तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है 1 फीट रखना है। अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो वैसे में आप 1.5 फीट रख सकते हैं। प्रति एकड़ पौध की अगर हम बात करें किसान साथियों तो 7,000 से लेकर 8,000 तक आपको जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो पौध है वह लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप पौधे से पौधे की दूरी कितना रखते हैं, क्यारी आप कितने फीट का बनाए हुए हैं, उस हिसाब से किसान साथियों जो पौध है वह कम ज़्यादा आपको लग सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद किसान साथियों आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले तो आपको अच्छी तरीके से सिंचाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो ट्रांसप्लांट है वह करना है किसान साथियों। उसके बाद आपको नमी जो है मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पौधा ठीक तरीके से सेट नहीं हो जाता, खड़ा नहीं हो जाता, तब तक आपको जो नमी है वह मेंटेन करना ही होगा किसान साथियों। आगे उसके बाद सिंचाई जो है किसान साथियों आप 5 से 6 दिनों के गैप में आपके भूमि के नमी के हिसाब से आप जो सिंचाई है वह कर सकते हैं। स्टार्टिंग के समय पर किसान साथियों कुछ आपको कीट पतंगों की समस्या देखने को मिल सकती है। उसके लिए आप जो क्लोरो है उसको आप 20 से 25 ml प्रति पंप के हिसाब से आप जो स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आपको गलन वगैरह की भी जो समस्या है वह देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आप जो है रेडोमिल गोल्ड का आप जो स्प्रे है वह कर सकते हैं। अगर आप घर पर नर्सरी तैयार किए हैं तो 2 दिन पहले आप जो रेडोमिल गोल्ड है उसको आप नर्सरी पर ही आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपको जो पूरे खेत है उसमें स्प्रे करने से अच्छा है कि आप एक ही जगह नर्सरी पर ही आप जो स्प्रे है वह कर दें। उसके बाद उसमें जो है गलन की समस्या उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलती किसान साथियों। पहला ड्रिंचिंग के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों तो आपको 15 से 20 दिनों के बाद आपको जो पहला ड्रिंचिंग है वह करना है। पहला ड्रिंचिंग में किसान साथियों आपको जो ह्यूमिक एसिड है 500 ग्राम और जो सल्फर है 90% 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आपको जो है किसान साथियों एक कैस्केड जो कि इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। साथ में किसान साथियों आप 4 से 5 kg आप जो यूरिया है उसको भी डाल सकते हैं। इन सभी को आप जो पहला खाद है उसके रूप में डाल सकते हैं। दूसरा खाद किसान साथियों आपको 25 से 30 दिनों के बाद आपको देना है। उस समय पर किसान साथियों आपको 20 से 25 kg DAP, 8 से 10 kg आपको यूरिया देना है, 8 से 10 kg आपको जो SSP है उसको आपको दे देना है किसान साथियों। उसके बाद आपको जो 40 से 50 दिन के अंदर में आपको जो है किसान साथियों 2 पौधे के बीच में आपको जो खाद है वह दे देना है। उसके बाद आपको आगे उतना ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो है 2 पौधे के बीच में अगर आप खाद दे देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपको जो खाद का जो रिजल्ट है वह देखने को मिलता है। आपको सिंचाई पर थोड़ा ध्यान रखना होता है किसान साथियों। तो 2 पौधे के बीच में आप जो है किसान साथियों आप यहाँ पर भी आप जो न्यू लीफ, यहाँ पर भी जो है आप राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ले सकते हैं, कम से कम 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आप जो है किसान साथियों 25 से 30 kg आप जो DAP है उसको ले सकते हैं। अगर फ्लावरिंग स्टेज है तो वैसे स्टेज पर आपको जो यूरिया है उसको नहीं देना है किसान साथियों। साथ में आपको जो पोटास है उसको देना है किसान साथियों। 5 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो पोटास है वह रख सकते हैं। आप इतना जो खाद है किसान साथियों उसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, और 2 पौधे के बीच में आपको पौधे से नज़दीक नहीं देना है। आपको जो 2 पौधा है उसके सेंटर में बीच में आपको जो है किनारे पर दे देना है किसान साथियों। उसके बाद आपको हल्का हल्का उसमें मिट्टी से उसको ढक देना है किसान साथियों, ऊपर ही आपको नहीं रखना है। उसके बाद आप सिंचाई जैसे जैसे करते जाएंगे धीरे धीरे आपको जो उसका पोषक तत्व है वह पौधे लेता जाएगा, और आपका जो फसल है वह अच्छी तरीके से ग्रो होगा, और कम से कम 25 से 30 दिन आपको जो खाद है वह देने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली किसान साथियों। साथ में किसान साथियों आपको स्प्रे के माध्यम से भी जो है NPK देते रहना चाहिए। स्टार्टिंग पर ग्रो नहीं हो रहा है ठीक तरीके से तो वैसे में आप जो है घिरनों का PGR का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं स्टार्टिंग के समय पर। 10 से 12 दिन के बाद जब आपका फसल हो जाए ट्रांसप्लांट, उसके बाद उसमें भी आपको एक अच्छे तरीके से ग्रो देखने को मिलेगा किसान साथियों। फसल काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगता है। उसके अगर आप चाहे तो 19 का स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आता है किसान साथियों उस समय पर आप जो है 05234 है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनका आपको जो है समय समय पर स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों। रोगों के ऊपर बात करें किसान साथियों तो आपको रोग उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला।
खास तौर पर बरसात पर ही ज़्यादातर जो रोग है वह देखने को मिलता है। रोग आपको जो है किसान साथियों रस चूसक कीटों का ही समस्या देखने को मिलने वाला है। तो रस चूसक कीटों के लिए किसान साथियों आप चेंज कर आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं 8 से 10 ग्राम। थाइमाथॉक्सम 30% आप जो है ले सकते हैं 25 से 30 ml। ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है वैसे स्थिति में आप जो है किसान साथियों पैमाना का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से साथ में आपको कीटों का जो अटैक है वह भी देखने को मिलने वाला है किसान साथियों। कीट का अटैक तो होता ही है, आप कोई भी सीजन पर खेती करें। तो कीटों के लिए किसान साथियों आप स्टार्टिंग के समय पर इमामेक्टिन का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रही है प्रिवेंटिव पर आप इमामेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं। रोग ज़्यादा देखने को मिल रही है, ज़्यादा कीट देखने को मिल रही है, ऐसे परिस्थिति पर किसान साथियों आप जो है डेमोलिस्ट का आप स्प्रे कर सकते हैं, कोराजन का आप स्प्रे कर सकते हैं। इनमें आपको जो है कीटों पर 100% नियंत्रण देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। 15 से 20 दिनों में आप जो है हल्का फुल्का जो फंगीसाइड है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन वाला फंगीसाइड आता है, साफ आता है, और एक जो है आप एंट्रोकॉल का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप जो है किसान साथियों वैसे फंगस की समस्या ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती, लेड ब्लाइट की समस्या आपको देखने को मिल सकती है किसान साथियों। तो लेड ब्लाइट के लिए आपको जो है रोको का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। रोको के साथ आपको जो है बायोमैसिन का जो है आपको स्प्रे करना होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आप स्प्रे करते हैं तभी आप जो है लेड ब्लाइट पर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों, या फिर आप जो है डेल्मा और बायोमैसिन ये दो जो कॉम्बिनेशन है उसको ले सकते हैं। इसमें आपको जो है 100% लेड ब्लाइट की समस्या से दूर हो जाएगी किसान साथियों। साथ में आप जो है किसान साथियों बीच बीच में कम से कम जब आपका फसल 40 से 50 दिन 60 दिन का हो जाए उस समय पर भी जो है आपको किसान साथियों फंगस जो है जड़ों के माध्यम से जो है आ सकते हैं। तो जड़ पर जो है किसान साथियों फंगस ना आए, बैक्टीरियल ना लगे, इसकी वजह से किसान साथियों आप जो है एक फंगीसाइड का आपको जो ड्रिंचिंग है वह कर देना चाहिए। फंगीसाइड के साथ किसान साथियों आपको जो एंटीबायोटिक है जिस वेलिडामेसिन है 3%, उसका आप जो है दोनों को जो मिक्स कर आप जो है ड्रिंचिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको जो बैक्टीरियल है वह लगने की संभावना नहीं रहती किसान साथियों। तो इस तरीके से जो है आपको खाद लगने वाला है और जो स्प्रे है उसका आपको जो शेड्यूल है वह लगने वाला है किसान साथियों। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर मैं आपको दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वहां पर कांटेक्ट कर अन्य जानकारी या फिर आप जो है ऑर्डर लगा सकते हैं।